दिस इज अरुणा चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट अगस्त 2023 फर्स्ट लेवल सॉल्यूशन, जिसमें सीडीपी को हम डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन हमारे रहेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम साइकोलॉजी और उससे संबंधित सीडीपी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आया हुआ है और आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन के नेचर को, पैटर्न को समझने की कोशिश करना और टाइम देते हुए ये समझना कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है लास्ट ईयर और आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो अगर हम फर्स्ट कथन की बात करें तो कथन है कि शिक्षार्थियों के बीच सम आलोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। यानी कि उनमें एक तरह से समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है, जो विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं, उनसे उन्हें अवेयर कराना चाहिए। यहाँ इसके संदर्भ में कारण दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारे यहाँ पर कारण है वो कथन के साथ में जा रहा है। क्योंकि अगर हम उन्हें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कराते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लास से संबंधित हो, या फिर जो है कोऑपरेटिव हो, यानी कि क्लास के बाहरी जितनी भी एक्टिविटी होती है, तो सब तरह की एक्टिविटी जो विभिन्न प्रकार की होती है, अगर हम उन्हें उनसे अवगत कराते हैं तो इस तरह से बच्चे क्या होते हैं, आपस में बातचीत करके संलग्न होते हैं और समालोचनात्मक और रचनात्मक जो चिंतन होता है, जो सोच का तरीका होता है, वो उनमें समृद्ध होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अगर हम बात करें अधिगम की, तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब यहाँ पर होता है कुछ ना कुछ सीखना। ठीक है, तो जो अधिगम होता है, बच्चे जो लर्निंग करते हैं, उसका हमारा प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए अगर हम बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं तो समालोचनात्मक चिंतन उनमें हमें विकसित करना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। या फिर समकक्षियों के साथ उनमें कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा, या फिर तथ्यों को रटना। तथ्यों को रटना डेट मीन्स जो भी पुस्तकों में जानकारी होती है, बुक्स की जो इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ उनको रटना, या फिर यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कर्ष। तो देखो, याद करने पर हमें बच्चों को जोर नहीं देना है, ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमेशा नेगेटिव मानता है। सीटेट इसके आंसर को गलत कर देगा। ठीक है, तथ्यों को रटना ये भी पॉजिटिव नहीं माना जाता, नेगेटिव माना जाता है मनोविज्ञान की दृष्टि से। और कंपटीशन हमें बच्चों में नहीं कराना है, जैसे कि मैं हर बार आपको ट्रिक्स एज ए ट्रिक्स छोटी छोटी ये बातें बताती हूँ, तो ये आप ध्यान से देखा करो। हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना, रटने पर जोर नहीं देना, याद करने पर जोर नहीं देना है। तीनों बातें गलत होती है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में भी, बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में भी। ठीक है, तो इसीलिए हमें बच्चों को क्या करना है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने का हमारा उद्देश्य पहला अधिगम का ये होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। विद्यार्थी है, एक तरह के तो होंगे नहीं हमारी क्लास में, विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होंगे। कोई जल्दी सीख लेता है तो कोई देर से सीखता है। किसी को मैथ समझ में आता है, किसी को हिंदी समझ में आती है, किसी को लिखने के तरीके से समझ में आता है, किसी को बोर्ड के तरीके से समझ में आता है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी है, तो उनके सीखने की शैलियाँ भी तो विभिन्न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो भी जिस स्टाइल से हम उन्हें सिखा रहे हैं उनमें विविधता होगी, तभी हम कहेंगे कि हाँ, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो जब हम बच्चों को इस तरीके से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये किस प्रकार से हेल्प करता है। अगर हम देखें तो जैसा शिक्षण है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए,
नहीं, मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक। या फिर ऐसे शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में ही नहीं रखना चाहिए। देखो, हमने हर हर एक बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, ठीक। ऐसे शिक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। एकदम यहाँ तक सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन हम लास्ट वाला भी जरूर पढ़ेंगे। ऐसे तरीकों की उपेक्षा की जानी चाहिए। पहले ही गलत हो गया, उपेक्षा क्यों की जानी चाहिए? नहीं की जानी चाहिए, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो गया। इस तरीके से आप आंसर लेना सीखेंगे तो कुछ भी कहीं भी पढ़ने की आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। देखो, हमें तो सीधा सा जो हमारा उद्देश्य होता है बच्चों को सिखाना होता है, उनका अधिगम कराना होता है, ठीक। अगर हम बच्चों को प्रभावी ढंग से सिखाना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि सिखाना है। दूसरी बात यह है कि प्रभावी ढंग से सिखाना है, ऐसे ही नहीं मतलब हमें खाना पूर्ति नहीं करनी है, हमें प्रभावी ढंग से सिखाना है। जब हमें प्रभावी ढंग से सिखाना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो प्रभावी ढंग से बच्चे सीखेंगे कब? कब सीखेंगे? जब कोई अवधारणा यानी कि जब कोई कॉन्सेप्ट तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, यानी कि हम लॉजिकली कोई चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसे जो है एक्सपीरियंस की तरफ ले जाते हैं, है ना, या फिर जटिल से सरल की ओर ले जाते हैं। देखो, हमें चीज़ों से बिल्कुल ईज़ी से स्टार्ट करना होता है, ना कि बिल्कुल टफ से स्टार्ट करना होता है। यहाँ से बच्चे में बोरियत होने शुरू हो जाती है ना? दूसरा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हम उसे ले जाएँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर। वही बात आ गई ना यहाँ पर जो मैं अभी आपसे कह रही थी। हाँ, अमूर्त से मूर्त की ओर। देखो, अमूर्त जो बच्चे जानते ही नहीं हैं और जो बच्चे जानते हैं, तो ये एकदम अपोज़िट हो गया, है ना? जो बच्चे जानते हैं हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और जो नहीं जानते वहां ले जाते हैं, तो ये अपोजिट हो गया। तर्क संगत से अनुभवजन्य, ये भी अपोजिट हो गया क्योंकि हम उनके एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं और लॉजिकल बात तक ले जाते हैं। जैसे कि हमने पूछा ना कि चांद क्या तुम्हारे छत पर दिखाई देता है? क्या तुम्हारी भी छत पर दिखाई देता है? क्या तुम्हारे भी घर पे दिखाई देता है? तो बच्चे अपने अनुभव बताते बताते हैं कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, चांद मेरे साथ साथ में चलता है ना। नॉर्मली हम भी ऐसे ही सोचते थे जब छोटे थे। तो लेकिन ये तो उनका अनुभव हो गया, वो लॉजिक, उसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ तक तो आपको ले जाना है ना, तभी तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ले तो कब होगा? यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, जो कहता है कि सामान्य से, कहाँ से? सामान्य से विशिष्ट की तरफ बच्चों को ले जाएंगे तो हमारे यानी बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, वो कौन सा तरीका है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अधिगम कराते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, लर्निंग कराते हैं, ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है जो योगदान नहीं देगी, जो प्रभावी नहीं होगी, जो किसी काम की नहीं है? देखो, अगर हम उन्हें एनालिसिस करके पढ़ाएंगे चीजों का, जैसे विभिन्न प्रकार की हमें पत्तियों के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की पत्तियों के बारे में पढ़ाना है, तो ऐसे कैटेगरी बनाकर वर्गीकरण करके हम उन्हें पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से बच्चे सीखेंगे। ये योगदान देगी, बिल्कुल देगी। संगठन करके यानी कि एक दूसरे से चीजों का लिंक करके जब हम पढ़ाएंगे तो ये भी जो है प्रभावी होगी, ठीक। वैचारिकता यानी कि तर्क आधारित हम उन्हें शिक्षण अधिगम देंगे तो ये भी प्रभावी होगी। लेकिन गैर प्रासंगिकीकरण का मतलब है इररेलीवेंट। इररेलीवेंट अगर हम उन्हें तरीके से पढ़ाएंगे जिसका उनसे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल भी हम कुछ इस तरह के उठा लेंगे, तो वो जिसका जो जो उनका किसी काम का नहीं है ना, तो उससे उनका अधिगम प्रभावी नहीं होगा, वो उसमें योगदान नहीं देगा, ठीक। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछ रहा है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, देखो, हमें क्या है, सिर्फ पढ़ाना सिखाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि जैसे हमने कोई कैलकुलेशन बच्चों को सिखाए, तो जब एग्जाम में बैठे बच्चे, टेस्ट में बैठे, तो वो उसको सोल्व तो कर पाए। अगर बच्चों को ये है कि कभी ऐसी समस्या आ जाए कि वो ऐसी परिस्थिति से घिरे हैं कि कहीं पर जल भराव में फंस गए, है ना, तो हमने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं है कि उनसे कैसे, या फिर भूकंप आ गया, हमने उन्हें सिखाया नहीं है कि उस समस्या का सामना कैसे करेंगे। तो
हमने सिखा दिया सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, उस समस्या का समाधान करना तक का हमें जो है बच्चों को सक्षम बनाना है। तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो हम देखें कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के हम उन्हें अवसर दें। तो हाँ, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि बुद्धि मंथन करने का उन्हें मौका मिलेगा, सहज अनुमान लगाने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो समस्या समाधान कौशल उनका बढ़ेगा। ये ऑप्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। अभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, मतलब पहले से बता दो कि इसका सॉल्यूशन ये होगा, तो ऐसे हमें नहीं करना है, ऐसे हमें नहीं करना है। बच्चों को मंथन करने का अवसर जरूर देना है, ठीक है। या फिर स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित यानी कि उन्हें सोचने के लिए मौका ही नहीं दोगे, तो सीधी सी बात है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो चीजों पर सोच विचार ही नहीं करेंगे, ठीक। जब सोच विचार नहीं करेंगे तो समस्या समाधान तो क्या वो किस चीज को उसमें उनके अंदर किसी भी तरह का कौशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। या फिर कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें कि भाई किसी भी तरह की अगर तुम्हारे एग्जाम में कठिन सवाल आ जाए, तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थिति आ जाए, तो उनसे बचकर निकल लो, या फिर हम इस तरह का ज्ञान देंगे, तो ये सब गलत हो जाएगा, ये सब गलत है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर है 7, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे हम एक्सपेरिमेंटल टीचिंग कहते हैं, जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद उस चीज को एनालाइज करते हैं, खुद उसका अनुभव करते हैं, ठीक। तो ये जो इस प्रकार का अधिगम होता है वो किस पर बल देता है? अगर हम देखें तो एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, यानी कि वो एक प्रोसेस के रूप में मत देखिए अधिगम को, किसी चीज ने सीखने की चीज को एक प्रोसेस के रूप में मत देखिए, बल्कि उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हमें कुछ मिलेगा उस रूप में वो देखिए। जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें किस पर्पज से कर रहे हैं? जॉब के लिए कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी चीज ने सीखने को अधिगम को वो एक उत्पाद के रूप में देखे, इस पर बल देता है। या फिर आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है, या फिर बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर बल देता है, या फिर सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है। तो ये क्या देता है कि एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर बल देता है। यानी बच्चों को कुछ ना कुछ, सिर्फ उससे एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि उसे कुछ ना कुछ सिखाना है, बच्चे को प्रोडक्टिव बनाना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और जिसमें बच्चों की सभी की सक्रिय भागीदारिता हो और संलग्नता हो, है ना, वो सक्रिय रूप से इन्वॉल्व हो, बिल्कुल सही बात है। कारण यहाँ पर क्या दिया है, ऐसा करने से क्या होगा कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल दोनों की दोनों बात सही है, इसीलिए हमारा कथन ए और दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9, ले वाइगोत्स्की के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ले वाइगोत्स्की है, जिन्होंने यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी है, ठीक है। तो इनकी थ्योरी से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बच्चे विकसित होते हैं, जो डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, तो साथ ही साथ वो दुनिया समाज के बारे में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं, है ना। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में या फिर परिपूर्ण करने में कौन हेल्प करता है? यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेव वाइगोत्स्की देते हैं, तो वो कौन से फैक्टर को देते हैं? तो वो देते हैं किसको? सहकर्मी सहयोग को। कहने का मतलब ये है जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से सहयोग के माध्यम से चीजों को सीखता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है ले वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि कोई भी प्राणी बिना समाज के जीवित नहीं रह सकता। वो एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है तो उसे समाज में वो रहना पड़ेगा, समाज का हिस्सा है। समाज का हिस्सा होने की वजह से, समाज का हिस्सा होने की वजह से वो समाज में जिस तरीके की भी जितनी भी घटनाएं हो रही है
वो उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। यानी कि वो सब घटनाएं, सब कारक उसके कॉन्सेप्ट दुनिया समाज के बारे में क्लियर करने में उसकी मदद करते हैं। तो समाज को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है और समाज के माध्यम से ही कह सकते हैं कि जो तरीका है सीखने का चीजों को, जिसे हम कहते हैं सहकर्मी सहयोग यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, इस पर इन्होंने जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि इनर स्पीच, इनर स्पीच का गुण देखा जाता है छोटे बच्चों में, जैसे कि वो छोटे बच्चे बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने गुड्डे गुड़ियों से खेलते रहते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। बड़ों से नहीं करते, उनसे करते हैं। तुम्हें चोट लग गई, मैं तुम्हें नहला दूं, मैं तुम्हें खाना खिला दूं, तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं, तुम बालों में कंघी कर दूं। तो इस तरह से जब वो खेलते हैं तो वो बात करते हैं, वो स्पीच स्पीच करते हैं। तो ये जो इनर स्पीच है उनको क्या करने में हेल्प करती है छोटे बच्चों को, तो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। कहते हैं ना, जैसे जैसे बच्चे मतलब चीजों के बारे में सोचते हैं वो उसी तरह से बोलते हैं। तो बोलते हैं तो जैसे मतलब वो मतलब जब वो उनके अंदर बोलने की क्षमता आ जाती है, तो वो उनकी जो सोच है, इनर स्पीच जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, जो वो बोलने की क्षमता है, तो वो बोलने की क्षमता उनकी सोच को नियंत्रित करने का और या फिर कह सकते हैं कि बाहर निकालने का एक माध्यम, एक जरिया प्रदान करती है। तो जिसे यहाँ पर मनोविज्ञान की भाषा में सीधे शब्दों में एक लाइन जिसके लिए यहाँ पर है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, एक यंत्र है। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11। तो 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। देखिए, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। विकास की 4 अवस्थाओं के तहत उन्होंने जो पहली अवस्था दी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। और दूसरी अवस्था यहाँ पे जो प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, जिसमें एक विशेष गुण, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, एक विशेष गुण उसमें देखा जाता है कि वो अपने गुड्डे गुड़ियाओं से खेलता है, अपने खिलौने से खेलता है, तो वो चाहे किसी भी चीज से खेलता है वो उसको जीवित मानता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा नॉर्मली कि उसकी गुड्डी गुड़िया या गुड्डा गिर जाता है तो उसको बिल्कुल प्यार करता है, वो बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो जीवित मानता है हर एक वस्तु को, है ना। तो हर एक वस्तु को जीवित मानता है, तो वो जीववाद का नियम कहलाता है। और जीववाद का नियम होने की वजह से ये जीववादी चिंतन कहलाएगा कि जो अपर्णा है, छोटी सी बच्ची है, 2 से 7 उसकी वर्ष आयु होगी, है ना, तो वो बटन को क्या मान रही है, जिंदा मान रही है। अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जब इसका टॉपिक पढ़ते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की, शैशवावस्था इन्फेंसी पीरियड जिसे हम कहते हैं, तो इन्फेंसी पीरियड में जो सामाजिकरण होता है बच्चे में, सोशलाइजेशन होता है, तो वो कैसा होता है। अगर हम देखें माध्यमिक माध्यमिक द्वितीयक या प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक संस्थाएं हमारा आंसर होगा, क्योंकि बच्चा छोटा है तो घर परिवार में रहेगा, तो वहां पर प्राथमिक संस्थाएं ही महत्वपूर्ण होगी। जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो सामाजिकरण की क्या क्या यहाँ पर माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 13 है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार, ले वाइगोत्स्की फिर से मतलब उसे क्वेश्चन आ गया। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने भाषा पर भी बहुत काम किया था। ठीक, तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, या फिर भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते, या फिर संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाषा को प्रायोरिटी दी। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने भाषा को प्रायोरिटी दी और जीन पियाजे ने संज्ञान को प्रायोरिटी दी। तो इन्होंने चूंकि भाषा को प्रायोरिटी दी है, तो ये किसको यहाँ पर आगे रखेंगे, तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही बात यहाँ पर ले वाइगोत्स्की ना होकर पियाजे होते, तो जब हमारा आंसर एकदम पलट जाता, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी है, संज्ञानात्मक विकास को दी है। तब हम कहते संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ठीक, पूरा का पूरा लैंग्वेज का और कॉग्निशन का ये एक टॉपिक है, तो इसे जब हम डिस्कस करेंगे तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के
किस स्तर नैतिक विकास की थ्योरी किसने दी है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, क्योंकि बच्चों में जिस तरह से नैतिक विकास होता है तो वो समझाते हैं कि कौन कौन सी अवस्था में किस स्तर का नैतिक विकास बच्चों में देखा जाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कौन सोच सकता है? छोटा बच्चा ही सोचेगा। जो एकदम ट्रेडिशनली सोच रहा है, जैसी परंपरा चलती आ रही है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, जैसे मम्मी पापा ने कह दिया वही उनका जो है उनकी नैतिकता है। तो ऐसी नैतिकता है, तो जैसे 3 अवस्थाएं यहाँ पर आती है, जिसमें कि हम पूर्व पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो पूर्व पारंपरिक में तो कोई नैतिकता का स्तर नहीं होता है, कोई एकदम जीरो। पूर्व यहाँ पर पारंपरिक स्तर पर थोड़ा स्तर आ जाता है, जो जिस तरह से दूसरे बड़े माँ बाप या फिर कुछ भी जैसे हमारे टीचर कुछ बोलते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। और उत्तर पारंपरिक स्तर में तो जैसे एडोलेसेंस स्टेज में आ जाते हैं तो हमें अपने नियम हम खुद बनाने लगते हैं और अपना नैतिक स्तर अपना खुद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो रूल हम बाद में खुद बनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रूल जो है अच्छे हैं तो सीधी सी बात है, अच्छे तरीकों को फॉलो करने की बात हो रही है तो अच्छे है तो पारंपरिक स्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन पढ़ेंगे, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से शिक्षार्थियों की को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन करने में प्रदान करती है। देखो, आप अपने से समझदार या बड़े से कभी भी कोई बात करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको हेल्प तो मिलेगी, आपको गाइडेंस तो मिलेगा, मार्गदर्शन तो आपका होगा, बिल्कुल सही होगा। तो और इसके संदर्भ में अगर हम कारण देखें तो सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अगर हम समाज से संपर्क करते हैं तो ये हमें सीखने में मदद करता है और हमें हमारे विकास का एक प्रमुख घटक ये होता है। तो दोनों कथन एकदम सही है। अगर हम किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हेल्प नहीं लेंगे, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो हमें हमारा विकास रुक जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर विकास होगा भी तो उतना सही तरीके से नहीं होगा। तो इस संदर्भ में दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। 16 को नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम इन द सेंस वही है कि कुछ भी सीखना होता है तो सीखने के बाद में एक प्रोसेस होता है आकलन की, असेसमेंट भी जरूरी है। अगर आपने बच्चों को कुछ सिखाया है, आप उसे जांचोगे नहीं कि कितना सीखा, कहाँ इस ये क्वेश्चन को क्वेरी को सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो अगर आप आकलन नहीं करोगे तो वो कैसे आपको मालूम होगा, फीडबैक कैसे मिलेगा, है ना? तो आकलन भी करना जरूरी है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसके पीछे जब हम आकलन करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, या फिर विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके, या फिर उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमी सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थियों के प्रदर्शन या मूल्यांकन करना, ग्रेड देना। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ग्रेड नहीं देना है, आपको वर्गीकृत नहीं करना है, आपको तुलना नहीं करनी है, आपको मानक पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना है, आपको लचीला पाठ्यक्रम पढ़ाना है। तो अगर हम बच्चों का आकलन करते हैं तो वो इसलिए ताकि प्रतिपुष्टि फीडबैक हमें मिल पाए, और दूसरा जो भी उपयोगिता है, जो भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम सुधार कर सकें। ठीक, ये हमारा उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? शब्दों का खेल कैसा होता है? जैसे जिगजोग पहेली, है ना? तो शब्दों का खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? ऐसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जो अभी पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो चित्रों के माध्यम से जिनको पढ़ाते हैं, है ना? जैसे कि आपने तीसरी क्लास की वो भी देखी होगी, एनसीईआरटी देखी हो, है ना? तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जिगजोग जैसी पहेलियाँ देखने को मिलेगी, चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 3 वर्ष का बच्चा तो जाएगा नहीं, 12 वर्ष का बच्चा बाल्यावस्था में आ जाएगा, वो तो उसको तो हम जैसे चित्रात्मक के साथ-साथ में हम वैसे मतलब सूचनात्मक जानकारी भी देते हैं, है ना? 1 वर्ष का बच्चा तो पढ़ने ही नहीं बैठता है, तो फिर हमारा आंसर 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है,
कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की थी, बिल्कुल की थी, मैंने ये पढ़ाया भी है आपको, ठीक है। तो किस आधार पर की थी आपसे पूछा गया है, तो इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाने पर की थी। इन्होंने कहा था कि देखिए आपने एक हिंज नामक व्यक्ति जो कि पुरुष है उसकी कहानी आपने लिखी और ये बता दिया कि जैसे इस दुनिया में जब भी मतलब जो अगर कभी पैसे की आवश्यकता या फिर किसी के सामने कोई दुविधा या इस तरह की डायलेमा की सिचुएशन आती है, तो इंसान ऐसी डायलेमा की सिचुएशन में फंसकर चोरी अक्सर कर बैठता है, गलती कर बैठता है। तो यहाँ पर कैरल गिलिगन ने कहा था कि हिंज ने जरूर चोरी की है, मानते हैं, लेकिन यहीं पर एक अगर महिला होती और उसका पति बीमार होता तो वो अपने पति को बचाने के लिए चोरी कभी नहीं करती। तो ये सार्वभौमिक नहीं हो सकता, है ना, इसको हम सभी पर लागू नहीं कर सकते। तो इस दृष्टिकोण की उन्होंने जो है आलोचना की थी इस संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जैसे कि हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें है शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और उत्तर जिसे हम अनौपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। 4 अवस्थाओं में से ये हमारी जो है दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दूसरी अवस्था होने की वजह से यानी कि 2 से 7 वर्ष का पीरियड होने की वजह से जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। ठीक, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी यहाँ पर विशेषता है कि बाकी को इग्नोर कर दिया, बस एक ही जगह जो है उसने ध्यान केंद्रित किया है, तो वो यहाँ पर विशेषता होती है केंद्रीयकरण। क्या होती है? केंद्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने के उपागम। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनको शिक्षित करने के उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं तथा वो इस तरह से इस तरह से तीव्र गति से पाठ्यक्रम के माध्यम से अगर हमने आगे बढ़ा दिया, एक तरह से उनको प्रोमोट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? त्वरण गतिवर्धन, जिसे हम एक तरह से प्रोमोट करना कह सकते हैं, है ना। जैसे कि उसकी एक क्लास मतलब बंक करा के जैसे 3rd से हम डायरेक्ट उसको 5th में शिफ्ट करा दे, तो ये अपने आप में क्या होता है, प्रतिभावान बच्चों के लिए अक्सर इस तरह की एक्टिविटी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है डिस्ग्राफिया। हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने आप में विशेष क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता क्या है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। जैसे कि बच्चा है, बाज है, उसका वो क्या पढ़ेगा? सा पढ़ेगा, यानी कि सिमिलर जो वर्ड होते हैं वो उनको अपोजिट पढ़ता है, फिर जैसे पढ़ेगा वैसे ही वो लिखेगा, है ना। अगर वो गलत पढ़ेगा तो वो गलत ही तो लिखेगा ना। तो ये क्या होता है, एक तंत्रिकीय विकार है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक मस्तिष्क का डिसऑर्डर है, ठीक। और डिसऑर्डर होने की वजह से क्या होता है कि जो बच्चा है उसको सिमिलर वर्ड देखने में प्रॉब्लम होती है। उसको क्या दिखेगा, जैसे कि तारे जमी पर जो बच्चा है उसको सेम यही प्रॉब्लम है। उसको क्या होता है कि ये जो वर्ड होते हैं एकदम जो सिमिलर दिखते हैं उसको अपोजिट दिखते हैं। जैसे यहाँ पर 21 लिखा है ना, तो उसको यहाँ पर 12 दिखाई देगा, ठीक। और जब 12 दिखाई देगा तो उसको लिखेगा भी तो 12 ही ना। ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये फोनोलॉजिकल तरीके से मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 22। 22 क्या है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए? जो ऐसे शिक्षक हैं जो समावेशी कक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं तो उन्हें कौन से तरीके अपनाने चाहिए? पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना ही पड़ेगा क्योंकि विविध तरह के बच्चे होते हैं। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई बात ऐसी मान ली है, मन में बैठा ली है कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं, जो ऐसी समाज से आए हुए बच्चे होते हैं जो जिनका एरिया पिछड़ा है, वो कभी पढ़ ही नहीं सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह के पूर्वाग्रहों को मतलब समय समय पर जांचे, उनको दूर करें। और यहाँ पर 4th है कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, नहीं ये नहीं करना है।
ये नहीं करना है, बाकी 3 करने हैं, तो बाकी 3 1 2 3 यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, तो एक दर्शन शास्त्री आप समझते हैं किसको बोलते हैं, तो दर्शन शास्त्री है, एक फिलोसोफर है, ठीक है। तो उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होगी और एक मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी। तो अगर हम देखें तो जो दर्शन शास्त्री होता है तो उसके पास में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, उसके पास में होनी चाहिए अंतर्वैयक्तिक, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि वो पर्सनैलिटी को पढ़ने की शक्ति रखता हो, है ना। और अगर मूर्तिकार के पास में बुद्धि होनी चाहिए तो दिक् स्थानों की होनी चाहिए, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि जैसे कोई मूर्तिकार होता है ना, तो किसी भी प्लेस को देखता है, कुछ भी देखता है, किसी भी चीज की मूर्ति वो बना देता है ना। तो इस तरह की बुद्धि मूर्तिकार में होती है, दिक् स्थान वाली, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसमें होती है, दर्शन शास्त्री में होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24 है कि निम्नलिखित में से स्वालीनता, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि ऑटोनिज्म, तो ऑटोनिज्म यानी कि अपने आप में खोए रहने वाले स्टूडेंट, तो निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो संवाद कौशलों का उच्च स्तर, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है तो वो कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, ठीक है। बार बार दोहराव और आवर्ती वाला व्यवहार, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, नहीं, वो कल्पना में ज्यादा रहता है, तथ्य तो बहुत दूर की बात होती है उसके लिए। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बिल्कुल भी वो समाज के परस्पर नहीं चलता है, उससे कटा रहता है, दूर रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती वाला उसका व्यवहार होता है, जो अपने आप में बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है या फिर अपने आप में खोया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, स्थूल गतिक जिसे हम मोटर स्किल बोलते हैं। मोटर स्किल क्या होता है, अपने आप में मोटा मोटा काम करना, जैसे बड़ी बड़ी मांसपेशियां जिसमें हमारी इन्वॉल्व हो शरीर की, तो जैसे दौड़ना, भागना, तैरना, इस तरह की एक्टिविटी उसमें होती है ना। अगर हम देखें यहाँ पर एक कागज पर बड़े आयात को रूपरेखा के अनुसार काटना, तो उसमें हमारी उंगलियों का इस्तेमाल होगा, तो ये नहीं, ये तो हमारी फाइन स्किल हो गई, सूक्ष्म स्किल हो गई। एक कागज पर वर्त रूपरेखा करना, ये भी देखो, ये भी, इसमें भी हमारी उंगलियों का इस्तेमाल होगा, बड़ी मांसपेशी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पूरे पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम अपनी उंगली से वर्त बना सकते हैं, है ना। बुनाई करेंगे वो भी उंगलियों से करेंगे, लेकिन तैरना जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, स्थूल गतिक कौशल कहेंगे, या फिर हम इसे मोटर स्किल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भौतिक वृद्धि और विकास, भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के फिल इन द ब्लैंक्स और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो जो भौतिक वृद्धि होती है, भौतिक वृद्धि विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल, समीप अवरोही, शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, ठीक है, और एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। तो देखो, जब विकास की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जिसमें हमारी भौतिक वृद्धि होती है और हमारा विकास होता है, हमारे विकास की हम बात करें तो वो चलता है कहाँ से, वो चलता है समीप से अवरोही, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर से पैर की तरफ, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि सिर से पैर की तरफ हमारी भौतिक वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है। और अगर हम विकास की बात करें, विकास जैसे कि हम कह सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बाहर की तरफ, मतलब उसमें ये होता है कि आंतरिक से बाहर की तरफ होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कहेंगे, आंतरिक से बाहर की तरफ होता है। तो ये हमारा हो जाएगा शीर्षगामी, अवरोही, समीप से, आंतरिक से बाहर की तरफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जब हम उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ये समझाया भी गया है, दोबारा से हम इसे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें वृद्धि कैसी होती है और सोच कैसी होती है, और मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है और सोच कैसी होती है ना। तो अगर हम प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि देखें तो एकदम स्थिर होती है, ज्यादा वो मतलब बच्चा ग्रोथ नहीं करता है। और अगर सोच देखे तो कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, ये मेरा गुड्डा, ये मेरी चप्पल है, ये मेरा शर्ट, ये मेरा फोन, ये सब, मतलब हर चीज वो अपनी मानता है बच्चा। और जब वो मध्य बाल्यावस्था में आ जाता है तो वृद्धि जो होती है थोड़ी बढ़ने लगती है, धीमी हो जाती है, ठीक है, और जो सोच होती है थोड़ी सी वो तार्किक होने लगती
है ना, उसमें थोड़ा सा तर्क आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता ऐसा कौन सा उदाहरण हो सकता है, जैसे कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, या फिर आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। आंतरिक आरोपण जैसे कि हम कह सकते हैं कि अपने आप को कोसना, अपने आप को दोष देना, उसे हम आंतरिक आरोपण कहेंगे। तो आंतरिक आरोपण यहाँ पर कौन सा है, तो अगर हम देखें तो मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने, वो अपने आप को ही मतलब यहाँ पर जो है बच्चा कोस रहा है, अपने आप को ही आरोपण कर रहा है। 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ में खेलना पसंद करते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन हमारे कारण दोनों सही है, तो ए ओ आर दोनों सही हो जाएंगे। इसी के साथ में हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर जो है डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्कोर अपना जरूर शेयर करना, जरूरतमंद जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ में चैनल के साथ में जुड़ जाना। तो जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट जरूर करना, बाकी क्लास कैसी लगी जरूर बताना। तो मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।